Hello everyone. So today we'll be doing some conceptual questions based on the chapter States of Matter. So without wasting time, let us start with the first question. Arrange solid, liquid and gas in order of energy and give reason. ठीक है, तो क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल होते हैं वो आपके 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सॉलिड लिक्विड और गैस को आपने ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जो है वो अरेंज करना है। तो किस तरह से अरेंज होंगे कि सॉलिड्स की एनर्जी जो रहेगी वो सबसे कम रहेगी, फॉलोड बाय लिक्विड देन गैस। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जब मुझे सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे टेम्परेचर देना पड़ता है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी हम जिसको मेल्टिंग भी बोल देते हैं कि मेल्टिंग हो जाता है, या फ्यूजन हम बोल देते हैं। ठीक है, और जब मैं लिक्विड में टेम्परेचर अगर मैं फर्दर इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या हो जाता है, तो लिक्विड गैस बन जाता है। ठीक है, गैसियस स्टेट आ जाती है आपकी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉलिड जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, और लिक्विड अगेंस्ट क्या कर रहा है, लिक्विड अगेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो किस में चेंज हो जा रहा है, वो गैस में चेंज हो जा रहा है। यानी तो जो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैस की है, देन फॉलोड बाय लिक्विड देन सॉलिड। Then comes to our next question. Which type of intermolecular forces exist among the following? देखिए, ये मैंने आप इसके इस पे एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारे के सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताया था। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। जैसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती हैं, फिर आपके डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होते हैं, देन आपके आयन इंड्यूस डाइपोल होते हैं, और भी बहुत सारे जो हैं आपके फोर्सेस रहते हैं। तो वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया, मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल के अगर अंदर मुझे देखना हो तो अंदर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हम मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड्स की बात नहीं करते। अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम तो ये देखते हैं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बॉन्डिंग है, ये यहाँ पर जो बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो बॉन्ड बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम जनरली इनको बोलते हैं, बॉन्डिंग तो हम अंदर वालों को ही बोलते हैं, तो इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम बोलते हैं। तो वही आपने बताना है कि यहाँ पर कुछ जैसे एग्जांपल्स हमें दिए हुए, जैसे H2S मॉलिक्यूल है। अब इसमें कौन से जो है आपका फोर्सेस बनेंगे, तो फोर्सेस डिपेंड करते हैं भाई ये मॉलिक्यूल कौन सा है, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। तो H2S जस्ट लाइक H2O। ठीक है, H2O की तरह ही होता है H2S, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिखा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है इसका, बेंड शेप में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या रहता है आपका की पोलैरिटी रहती है, क्योंकि ये बेंट वी शेप होता है तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हम इसको बोलते हैं। और पोलर में हमेशा जस्ट ये दोनों सेम, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम। H2O में मैं ऐसे आ जाऊंगा ऐसे, तो क्या रहेगा आपका कि इसमें ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो इसमें तो बन गया आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्यों, जैसे मान लीजिए ये आपका एक मॉलिक्यूल है और ऐसे ही मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लगा हो तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर भी ऐसे होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्सेस आपके बनेंगे यहाँ पर, उसको आप क्या बोल देते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोल देते हैं। कौन से फोर्सेस हो गए आपके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहले पार्ट के लिए तो आप लिख सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो गए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक पोलर मॉलिक्यूल एक डायपोल का काम कर रहा है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल दूसरे डायपोल का काम कर रहा है, और उन दो डायपोल्स के बीच के फोर्सेस तो डायपोल डायपोल। अब वाटर में भी तो डायपोल डायपोल ही इंटरेक्शंस होने चाहिए क्योंकि वो भी पोलर मॉलिक्यूल है, बट वहाँ पर एक
डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस क्या आ गया कि वहाँ पर अब ऑक्सीजन लगा हुआ है। एक तो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन हो एक एलिमेंट और हाइड्रोजन के साथ अगर दूसरा एलिमेंट या तो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर हाइड्रोजन के साथ कोई भी ये किसी मॉलिक्यूल में लगा होगा तो वहाँ पर आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस तो है, बट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की एक स्पेशल टाइप आती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो सेकंड का आंसर हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स थे। अब Cl2 आप जानते हैं नॉन पोलर है, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड अगेन नॉन पोलर है, इनकी पोलैरिटी नहीं होती, दोनों के दोनों ही नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर में क्या हम देखते हैं, नॉन पोलर में हम दोनों ही अगर नॉन पोलर हैं तो फिर आप बोलते हैं कि डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका डिस्पर्जन फोर्सेस हो गए जो सबसे वीक रहते हैं। इन सभी जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सबसे वीक फोर्सेस रहते हैं आपके डिस्पर्जन फोर्सेस, जो कि नॉन पोलर्स के बीच में ही होते हैं। अब आ जाइए आपका, अब SiH4 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। अब SiH4 मॉलिक्यूल क्या है? देखिए अभी SiH4 जो मॉलिक्यूल है कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल होता है ना आपका। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर किसका बताना था, मैंने H2S का बताना था तो मैंने H2O का एग्जांपल लिया। फिर मैंने कहा कि क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फ़र आता है तो वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के नीचे वाला जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम ऑक्सीजन फैमिली ही बोल देते हैं। तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र आता है तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में वो सल्फ़र का जो मॉलिक्यूल है वो वैसा ही बिहेव करता है जैसे थोड़ा बहुत आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल काम करता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर वाइज सेम रहते हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी मिलती हैं। तो अब आपको मीथेन का जैसा मॉलिक्यूल होता है ना CH4, तो अब सिलिकॉन कहाँ आता है? सिलिकॉन आता है कार्बन के नीचे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन आएगा, यानी ये कार्बन फैमिली का पार्ट है। तो यानी इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, सिर्फ कार्बन की जगह सिलिकॉन लग जाएगा, यानी सिलिकॉन होगा और साथ में 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 तो सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4। तो जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है आपका, सेम वैसे ही SiH4 भी आपका नॉन पोलर हो गया। अब नॉन पोलर और नॉन पोलर तो अगेन कौन से फोर्सेस? डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि अब यहाँ पर इसके साथ वाला दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिया तो एक SiH4 होगा तो दूसरा भी SiH4 ही होगा, तो डिस्पर्जन फोर्सेस आ जाएंगे यहाँ पे। अब हीलियम एटम, अब हीलियम एटम में क्या हो जाएगा आपका? हीलियम एटम क्या है? हीलियम अगेन सिंपल, ये भी तो नॉन पोलर एटम है आपका। अब यहाँ मॉलिक्यूल तो नहीं हुआ, नॉन पोलर एटम हम इसको बोलेंगे। तो ऐसे अगर दो हम लेकर चलेंगे तो वो क्या होंगे? उनमें भी आपका डिस्पर्जन फोर्सेस आएगा। और ये डिस्पर्जन फोर्सेस किसकी वजह से बनते हैं? ये डिस्पर्जन फोर्सेस बड़े वीक रहते हैं और ये मोमेंट्री डायपोल की वजह से बनते हैं। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में तो आपको पता है कि परमानेंट डायपोल होता है, कि ये डायपोल बन जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। बट आपका हीलियम एटम में ऐसा नहीं होता, या फिर किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता। उसमें मोमेंट्री डायपोल बनते हैं, मोमेंट्री डायपोल। वो मोमेंट्री डायपोल बनने की वजह से आपका वहाँ पर बहुत ही वीक फोर्सेस जनरेट होते हैं जिनको डिस्पर्जन हमने फोर्सेस कहा। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। अब हीलियम एटम, हीलियम एटम तो हो गया भाई नॉन पोलर, ये तो अभी हम ऊपर देख कर आए। और HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल तो पोलर होता है क्योंकि H और ये Cl। अब Cl क्या है? Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा आपका पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज Cl के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो बिकॉज ड्यू टू दैट ये मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो एक हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर के बीच में तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा है पोलर नॉन पोलर? अभी तक कोई केस नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब आपका क्या है कि ये तो आपका एज अ डायपोल का काम कर रहा है और इसकी वजह से हीलियम में डायपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये सबसे पहली वीडियो मैंने बताई हुई है,
ये आप चाहे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, अगर आपको इसमें डाउट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, तो प्लेलिस्ट में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर ज़रूर देखिए, उसमें सारे के सारे फोर्सेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स इनटू एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो यानी एटमॉस्फेयर में, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर की जो यूनिट रहती है हमारे पास, वो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे प्रेशर के लिए हम एटमॉस्फेयर यूनिट का भी यूज़ करते हैं, 1 ATM हो गया, या बार का भी यूज़ करते हैं, या फिर हम टॉर का भी यूज़ करते हैं, या फिर हम ऑफ यानी मिलीमीटर्स ऑफ HG का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो है हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं। या फिर आप पास्कल का भी यूज़ करते हैं, पास्कल, या फिर पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हो, जो कि एसआई यूनिट मानी जाती है। ठीक है, तो अब कहने के लिए कि अगर प्रेशर की इतनी सारी यूनिट्स रहती हैं, तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जैसे एटमॉस्फेयर में आपको प्रेशर दे दिया जाए और आपको पास्कल में निकालना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम एटमॉस्फेयर लिखेंगे, तो एटमॉस्फेयर को अगर आपको लिखना हो बार में, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर 1.013 बार के इक्वल होता है। और अगर बार को आपको चेंज करना हो पास्कल में, तो आप बोल सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 10⁵5 पास्कल। ठीक है, 10⁵5 पास्कल हो जाएगा। और अगर आप बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर को आपको लिखना हो, तो हम 1 एटमॉस्फेयर को हम 760 mm ऑफ HG भी लिख देते हैं, यानी मिलीमीटर्स ऑफ HG, जो कि बैरोमीटर में हम देखते हैं या मैनोमीटर में जब हम देखते हैं, तो उसमें ये यूनिट हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, यानी मिलीमीटर्स ऑफ HG। ठीक है, फिर इसी को अगर आप 760 mm ऑफ HG की जगह वी कैन ऑल्सो यूज़ 760 टॉर, यानी एक टॉर जो है वो 1 मिलीमीटर ऑफ HG के इक्वल होता है। तो अब आपको एटमॉस्फेयर को बार में चेंज किया और बार को देखिए पास्कल में चेंज ऐसे करते हैं। तो कैन वी चेंज एटमॉस्फेयर टू पास्कल? तो बिल्कुल, तो हम लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵5 पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको इंटर कन्वर्ट करके बताया है, ये सारे बता दिए प्रेशर के। वैसे टेम्परेचर भी जो मेन रहता है आपका, तो टेम्परेचर वैसे तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट ही दिया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका केल्विन में यूज़ हो जाता है। ठीक है, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए तो आपको एक रिलेशनशिप याद करना पड़ता है कि जब भी आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है वो यहाँ रखा, उसमें अगर 32 आप ऐड कर दें, सो व्हाट यू विल गेट डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और बाकी केल्विन में चेंज करना तो आप जानते ही हैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर कोई चीज़ दी हुई है तो उसमें 273 आप ऐड कर दें। ठीक है, तो बेसिकली कन्वर्जन आपके टेम्परेचर में ये तीन ही रहते हैं, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ज़्यादातर ये इन्हीं में पूछा जाता है। तो यहाँ हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा, तो फ़ारेनहाइट में बनाना हो सेल्सियस को तो ऐसे बनाते हैं। अब इन्होंने बोला कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इस इक्वेशन को हल्का सा मॉडिफाई विल डू। तो पहले तो 32 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा इधर सब्ट्रैक्शन में, तो पहले 32 को इधर ले आएंगे इक्वेशन में, तो F-32 हो गया। ठीक है, सो 32 आ गया इधर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 9/5, तो उधर चला जाएगा तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे, तो 5/9 हो जाएगा। यहाँ 9/5 है, उधर जाके 5/9, सो F-32, सो दैट इज इक्वल टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस और ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। वही चीज़ है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इक्वल के उस तरफ नंबर्स को लेकर गए और आपका ये फार्मूला बन गया। तो एक फार्मूला याद रखें, कैसे भी याद कर लें और एक से दूसरे को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है दैट हाउ प्रेशर ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू इट्स डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो प्रेशर को डेंसिटी के साथ रिलेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे
आइडल गैस इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। आइडल गैस इक्वेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसकी भी वीडियो है गैस लॉस की, उसमें हर एक गैस लॉ के बारे में सब कुछ बता रखा है, वहाँ पे आइडल गैस इक्वेशन के बारे में भी बताया हुआ है। तो आइडल गैस इक्वेशन होती है आपकी, जो कि एक तरह का रिलेशनशिप होता है आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अभी जो एन आर टी हम लेकर चलते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें हर एक टर्म का क्या मीनिंग होता है। वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, पी जो है प्रेशर को स्टैंड करते हैं, और वी क्या है, वी स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम, ठीक है। एन जो है आपका वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, एन हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल आर जो है आपका वो हो जाता है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी जो है वो रहता है आपका टेम्परेचर। टी जो हम यूज़ करते हैं तो टी यूज़ करते हैं हम फॉर द टेम्परेचर। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलेशनशिप बनाना है किसमें, डेंसिटी में। तो अब डेंसिटी, थोड़ी देर पहले टर्म आई थी डेंसिटी, या फिर मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है आपका, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम टर्म तो आ रही है बट यहाँ पर मास नहीं आ रहा, बट हाँ एन जो है हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए अगर आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात बताऊं तो अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे, वो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपका गिवन मास आप लेकर चल रहे हो। लेट स्मॉल एम बी द गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक है। तो स्मॉल एम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल एम हम ले रहे हैं मास ऑफ गैस, ठीक है। और कैपिटल एम जो है वो हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी हम उसको बोल देते हैं गैस का, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है। जैसे मान लीजिए अगर गैस N2 है यानी नाइट्रोजन है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से हम निकालते हैं कि नाइट्रोजन का हम देख लेते हैं भाई आपका मास कितना रहता है, 14 हम लेते हैं। तो 14 एक नाइट्रोजन का, तो दो नाइट्रोजन का 14 टू ज़ा 28, और इसको हमेशा ग्राम में लिखना होता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास आप ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो N2 का 28 ग्राम हो जाता है। वैसे ही अगर H2 का आप निकालना होता है तो H2 में हम क्या कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो का इंटू टू, तो वो 2 ग्राम हो जाता है, ठीक है। सो 2 ग्राम्स। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इस तरह से हम जो है उसका जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मोल कंसेप्ट क्या हो गया, N इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास हो गया, स्मॉल एम आपका गैस का मास हो गया। तो अब मोल कॉन्सेप्ट का हमने देखिए यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर अब हमारे पास मास वाली टर्म भी बन गई और वॉल्यूम वाली टर्म भी बन गई। अगर मैं मास m के नीचे अगर मैं वॉल्यूम v को ले आऊँ, तब मैं उसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, देन आई कैन राइट इट इक्वल टू द डेंसिटी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करनी है। अब देखिए पी वी इज इक्वल टू एन की जगह पे स्मॉल एम बाय में कैपिटल एम, साथ में आर टी। अब देखिए ये वाला v यहाँ ले आते हैं, ये वाला m उधर ले जाते हैं, तो p ये वाला m उधर चला गया और ये वाला v कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया। अब यही जो चीज़ है मास अपॉन में वॉल्यूम, इसी को तो हम डेंसिटी बोल रहे हैं, तो वी कैन रिप्लेस इट विद द डेंसिटी। और अब आपको डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप देना है, तो ये आपका रिलेशनशिप बन गया। ये देखिए अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एम दैट इज इक्वल टू डी आर टी, और डी निकालना है आपको तो डी इधर ही रखिए, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाइए, पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। सो यहाँ पे डी जो है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी अगर आप डेंसिटी अगर आप प्रेशर जो है, मान लीजिए गैस आपने गुब्बारे में भर रखी है, तो वहाँ पर अगर आप क्या कर देते हैं, उसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैस की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किस तरह से निकालते हैं, तो हम यहाँ पर आइडल गैस इक्वेशन का ही यूज़ करते हैं।